स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था, उससे आगे की बात हम कर रहे हैं अब। वाई डिड जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स, यानी कि जमींदार जो हैं वो भाई जो पेमेंट दी जाती थी उसको भरने में असमर्थ क्यों थे। The early revenue demand fixed by the company were very high, यानी कि जो शुरुआती जो रेवेन्यू की डिमांड थी वो फिक्स थी और वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अंडर परमानेंट और द इस्तेमरारी सेटलमेंट द स्टेट रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स इन perpetuity. It meant that the company was not claiming an additional share of increased income from land with rising price and expanding cultivation. Therefore, the company wanted to peak the revenue demand high in order to minimize this anticipated loss. क्या है कि भाई इन फ्यूचर वो उसको नहीं बढ़ा सकती थी, इसके लिए उसने क्या कर रखा था कि शुरुआत में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स assume that as a result of an increase in agricultural production and price, the burden of the revenue demand on zamindars would gradually decline, and they would not find it difficult to pay the revenue demand. But it did not happen so. पहला कारण तो ये होगा भाई हाई प्राइस हो गई। सेकेंड, it is worth mentioning that the high demand of land revenue was fixed in 1790. अब ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1790 में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर डिप्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब कृषि के जो उत्पाद थे उनमें क्या आ गई, मंदी आ गई। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द रेयर टू पे देयर ड्यू टू द जमींदार। दस द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट and become unable to pay his fixed amount to the company. यानी कि मंदी आ गई, मंदी की वजह से क्या हो गया, वो जो रेवेन्यू था उसको वो नहीं दे पा रहे थे, एक प्रॉब्लम हो गई ये। एज द रेवेन्यू डिमांड वॉज इनवेरिएबल, नो चेंज could be made in it. It had to be paid punctually regardless of the harvest. The sunset law was followed in this regard. यानी कि रेवेन्यू की जो डिमांड थी ना उसमें जो भी टाइम होता उसमें पंचुअलिटी थी और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता था। और एक सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त कानून था। भाई क्या होता था, इट मीन दैट द जमींदारी वॉज लाइबल टू बी ऑक्शन इफ पेमेंट वॉज नॉट मेड बाई सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। यानी कि जो तारीख निर्धारित कर रखी थी उस तारीख को अगर सूर्यास्त तक आपने जमा नहीं करवाई तो आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जितना वो रेवेन्यू देना था वो क्या कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। In the beginning, only limited power were granted to जमींदार under इस्तेमरारी और द परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंडर क्या था, बहुत ही कम लिमिटेड सी पावर उनको दी हुई थी। They were only to collect rent from the रैयत and to manage their जमींदारी। यानी कि वो अपनी जमींदारी के लिए बस सिर्फ क्या कर सकते थे, उसको मैनेज करने के लिए केवल टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। इन फैक्ट अंडर दिस सेटलमेंट
the company did recognize the significance of the zamindars, but it wanted to restrict their autonomy by controlling their authority. Consequently, several privileges enjoyed by them were abolished, their troops were disbanded, custom duty were abolished, and their कैचरीज आई कोर्ट मतलब कचेड़ी कह सकते हैं आप आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट वर ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. They were also deprived of their power of organizing local justice and the local police. With the passage of time, the powers of the zamindar came to be strictly restricted, and collectorate emerged as an alternative center of authority. We come to know from the contemporary sources that when a Raja could not pay the revenue, a company official clear instruction to take charge of the district and to use the most effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja and his official was quickly sent to his zamindar. यानी कि उनको यह अधिकार था कि भाई कोई भी अगर इस तरह से रेंट वगैरह ना दे पाए तो आप उसकी जो भी इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, उसको वहां से हटा सकते हैं. An officer of the zamindar, usually known as अमला, जो जमींदार की जो मेनली जो अफसर थे उनको क्या कहा जाता था, अमला, came around the village at the time of the rent collection. Sometimes the rayat were unable to pay the rent because of the bad harvest and low prices, and at other time they delay payments intensely. In fact, the rich rayat and village headmen, jotdars and mandals felt themselves very happy to see the zamindar in trouble. हालांकि जो किसान होते थे, गांव का मुखिया होता था, जोतदार होता था, जो मंडल होता था, वो इस तरह से जमींदार को समस्या में देख के बड़ा खुश होता. The zamindar was unable to easily assert his power over them. He could prosecute defaulters, but the long judicial process discouraged him to do so. Rise of Jotdars. Jotdar, a powerful figure in rural Bengal. देखो, a salient feature of the closing years of the 18th century was the emergence of rich peasant known as Jotdar. यानी कि 18वीं सदी के अंदर एक अमीर जो किसानों का एक वर्ग जो था बंगाल के अंदर, उसको जोतदार है वो कहा गया. फ्रांसिस बुकानन गिव ए vivid description of Jotdar in his survey of the Dinajpur district in North Bengal. The Jotdars had become very powerful during the early years of the 19th century. Two factors in particular contributing significantly in the growth of their power. भाई उनकी पावर ज़्यादा क्यों थी, इसके पीछे क्या क्या कारण थे. फर्स्ट, द जोतदार हैड वास्ट एरिया ऑफ लैंड विद देम. Some jotdars had as much as several thousand area of land. Consequently, they had become very powerful
from economic and social point of view. दूसरा, local trade and money lending were also under control of the जोतदार. जो लोकल ट्रेड व्यापार होता था ना, जो स्थानीय व्यापार था, ये इस तरह की चीज़ें या पैसे का जो लेन देन था वो जोतदार के अंडर होता था. एज ए रिजल्ट ऑफ इट द poorer cultivators of the region were scared of their white power. They got a large part of their land cultivated through sharecropper, who were also known as adhyars और बरगरदार, यानी कि बटाईदार होते हैं वो. The sharecropper brought their own plough. शेयर क्रॉपर जो होते थे, मतलब जो हिस्सेदार होते थे, उनके अपने हल होते थे. दे वर्क ऑन द फील्ड एंड आफ्टर द हार्वेस्ट हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द जोतदार. अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वर द जोतदार्स मोर पावरफुल देन द जमींदार. Practically, the Jotdar were more powerful than the Zamindar in village. A number of factors were responsible for it. First, the Zamindar often lived in urban area. They did not have direct contact with the villagers. जमींदार है वो कहाँ रहता था? शहरी क्षेत्र में रहता था और उसका गांव के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था. On the other hand, दूसरी तरफ द जोतदार लिव्ड इन द विलेज, लिविंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द विलेजर्स. वो गांव में रहता और भाई उसका सीधा जो कॉन्टैक्ट तो किससे होता? ग्रामीणों से. दे एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर ए लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स. यानी कि जो गांव के गरीब जो तबका था, एक सेक्शन था, उसके ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है वो होता था. The Jotdar would resist the efforts of the Zamindar to increase the Jama of the village. They would not allow the Zamindari official to perform their duty regarding an increase in the rent. Thus the villager took them as their well-wisher. यानी कि जो गांव के अंदर जो जमींदार के अधिकारी आते तो वो उनको वहाँ से भगा देते या मतलब उनको नहीं आने देते. तो इसलिए जो गांव के लोग थे वो इनको अपना एक वेल विशर, अच्छा कैंडिडेट मानते. द जोतदार गार्नरिंग फुल सपोर्ट ऑफ द रैयत वुड मेक देम यूनाइटेड इन देयर फेवर. They would, with the support of the Rayat, deliberately delay payment of revenue to the Zamindar. As a result of it, the Zamindar was unable to make revenue payment on time. जोतदार क्या करता? किसानों को पूरी सपोर्ट करता और वो उनसे सपोर्ट करके क्या करता? ऐसा सिस्टम कर देते कि भाई वो जानबूझ के पेमेंट को क्या कर दे? डिले करते. भाई इससे क्या हो जाएगा? जमींदार को टैक्स है वो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ जमींदार फेलियर इन मेकिंग रेवेन्यू पेमेंट ऑन टाइम, देयर स्टेट वर ऑक्शन. ज्यों ही जैसे कि मान लो जमींदार है वो फेल हो गया किसमें? रेवेन्यू देने में, तो उसके जो भी स्टेट रियासत होती उसको क्या होती? बोली लग जाती, ऑक्शन हो जाती. सच स्टेट वर यूजुअली परचेज बाय द जोतदार. और फिर क्या होता? उस जगह को कौन खरीद लेते? जोतदार है वो परचेज कर लेते भाई. एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर देयर वॉज कंसिडरेबल ग्रोथ इन द पावर ऑफ द जोतदार. ये कुछ ऐसे थे जिनके परिणाम स्वरूप जोतदार की शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई. पार्टिकुलरली इन नॉर्थ बंगाल द जोतदार हैड बिकम वेरी पावरफुल. और इस तरह से उत्तरी बंगाल के अंदर जोतदार है वो बहुत ही ताकतवर हस्ती बन गई.
At some place they were known as Havaldar, whereas at the place they were called Ghatidar or Mandal. It was but natural that the power of Zamindar started declining with the increasing power of the Jotdar. अब बात आती है रेजिस्टेंस बाय द जमींदार, रिटेनिंग कंट्रोल ओवर जमींदारी। किस तरह इसको अपनी जमींदारियों पर दोबारा से क्या कर लेते, अधिकार है वो कर लेते थे। दो देयर वॉज ए डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरिया, दे वर नॉट प्रिपेयर टू लॉस इट इजीली, यानी कि वो जो इनको नुकसान होता है ना उसको भाई बड़ी आसानी से मतलब लॉस को छोड़ते नहीं थे, भाई ऐसे हो गया। दे हैड डिवाइज सेवरल वे ऑफ सर्वाइविंग द प्रेशर्स कॉज्ड बाय एन exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estate. Fictitious sale was an important device to solve this problem. It involved several skillful plans. For example, because of the huge area where the state of Raja of Burdwan were to be auctioned, transferred some of zamindari to his mother as it was decreed by the company that the property of women would not be taken over. अंडर सेकेंड स्ट्रेटेजी, मतलब फर्स्ट स्ट्रेटेजी जैसे कि राजा बर्दवान वाली हम बता रहे हैं, बर्दवान वाली कि भाई उसने अपना कुछ हिस्सा अपनी माँ के नाम कर दिया, तो औरत के नाम पे जो नाम पे प्रॉपर्टी हो जाती थी उसको नहीं ऑक्शन किया जाता था। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या थी? द ऑक्शन वर मैनिपुलेटेड बाय हिज एजेंट, उसके एजेंट है वो मैनिपुलेट कर देते। दे इंटेंसली केप्ट विद होल्डिंग द रेवेन्यू डिमांड of the company and thus the unpaid balance continue accumulated. उसके जो भी वो कामगार थे वो क्या करते, उसको मैनिपुलेट कर देते पॉलिसी को और बोली लगा देते और बैलेंस जो है ना वो कंटिन्यू बना रहता। When a part of the state was auctioned, it was bought by जमींदार्स मैन outbidding other purchaser. तो जो जमींदार के लोग होते ना वही ले लेते भाई उसको। Later when the purchase money was not paid by them, पैसा भी नहीं देते वो, the state was again auction, फिर क्या होता, फिर दोबारा से बोली लगती। This time too the state was bought by the जमींदार agent and again the purchase money was not paid and once again the state was auctioned. अब वो दोबारा से बोली लगती, फिर भी वैसा होता, फिर बोली लगती हो, फिर पैसे नहीं देते, चलता रहता again and again. At last both the state and the bidder at auction were exhausted. The company had to sell that state at a low price back to the जमींदार। तो ये देखते हुए सरकार क्या करती, वापिस बहुत ही कम प्राइस के ऊपर दोबारा से जमींदार को ही वापिस वो दे देती। समझ गए बात? द जमींदार वुड नेवर पे द फुल रेवेन्यू डिमांड, thus the company was often unable to recover the huge unpaid balance. The contemporary source suggests that such transaction took place on a large scale during the period 1793-1801 AD. It was during this period that four big zamindari of Bengal, including Burdwan, made several benami purchases. Of the total sale at the auction, only 85% were real. 85% ऐसी थी जिसके बारे में सच्चाई के बारे में पता था, बाकी के बारे में पता ही नहीं था। 15% तो है ही क्या, बेनामी, मतलब जिनके नाम ही ना।